हेलो बच्चों। कल हमने SN2 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। SN2 रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आज हम। क्या होती है SN2 रिएक्शन? जो होती है वो वन स्टेप रिएक्शन होती है, और जो इस रिएक्शन का रेट होता है वो दो रिएक्टेंट पे, यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। और रिएक्टेंट होते कौन कौन से हैं? न्यूक्लियोफाइल होता है एंड एल्किल हैलाइड होता है। ये दोनों रिएक्टेंट, इन्हीं दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या होती है, इसकी रेट डिपेंड करती है। तो इस वजह से क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, और ये फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, SN2 रिएक्शन अकर्स इन अ सिंगल स्टेप एंड देयर इज ऑलवेज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यानी कि सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट होती है, बट इसमें एक चीज़ और क्या बताई गई है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, कि ये हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन ही होता है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता क्या है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, तो बाकी की चीज़ें ध्यान में देखेंगे। ठीक है, ये देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। हम ध्यान से पढ़ना, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, और इसको अगर आप लोग भी रिवाइज कर लीजिएगा नोटबुक से तो समझ में आ जाएगा कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता क्या है। Inversion of configuration usually happens when an organic compound undergoes nucleophilic substitution reaction by SN2 mechanism। यानी कि जो inversion of configuration होता है वो किस में होता है, यूजुअली SN2 रिएक्शन में ही होता है। ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैविंग एफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। यानी कि इसके पास एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के पास अटैक करने की एफिनिटी होती है। एंड दैट कैन अटैक द स्टीरियो सेंटर इन टू वेज, लाइक इट कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड और फ्रॉम बैक साइड। तो ये कहा गया है जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो रिच स्पीसीज होता है, और उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो हेलो एल्केन्स के कार्बन पे अटैक कर सके। अब वो अटैक किधर से करेगा, दो तरीके से कर सकता है, या तो फ्रंट से करे या फिर बैक साइड से करे। ठीक है, तो अगर फ्रंट से करता है अटैक तो उसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। बट अगर बैक से करता है तो उसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये देखिए, ये क्या है, कोई कंपाउंड है। ठीक है, ये समझिए हेलो एल्केन है, यहाँ पर एक एटम यहाँ लगा, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, ये है लिविंग ग्रुप, एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप हमारा, यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये है वीक न्यूक्लियोफाइल। और वाई क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जो कि इस पर अटैक करने वाला है, इस कार्बन एटम पर क्या करेगा अभी, ये अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, और ये यहाँ से लिविंग ग्रुप है इसका। तो क्या होगी ये रिएक्शन जब होगी, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट आता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है जब ये इस पर अटैक करता है तो उस टाइम ये बांड पूरी तरह से टूटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये पार्सली ब्रेक हुआ रहता है और यहाँ से ये पार्सली इसके साथ ऐड हुआ रहता है। तो इस वजह से ये जो वाई होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो फ्रंट पे अटैक ना करके बैक साइड से ही अटैक करता है। ये देखिए वाई कहाँ अटैक किया है, लिविंग ग्रुप फ्रंट पे है, और वाई कहाँ है, इसके बैक साइड में है। ठीक है, ये क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इसी को कहते हैं। यानी कि जब कोई भी लिविंग ग्रुप, जब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हेलो एल्किन के सेंटर पे बैक साइड से अटैक करता है तो उसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। बट अगर फ्रंट साइड से अटैक करता तो उसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। अगर फ्रंट साइड से अटैक करता तो यहाँ एक्स जगह क्या हो जाता, इस जगह में यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, यहाँ वाई हो जाता, सेम यहाँ पर वाई हो जाता, सेम ये प्रोडक्ट बन जाता, बस यहाँ पे क्या आ जाता, वाई आ जाता। तो इसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। बट ये बैक साइड से अटैक है तो इस वजह से क्या पूरी कॉन्फिग्रेशन चेंज हो गई है, इसे कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। आगे क्या दिया, SN2 रिएक्शन फॉलोज अ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। यानी कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि ये इस रिएक्शन की जो रेट होती है
वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। वो भी कौन से रिएक्टेंट के? दोनों रिएक्टेंट के। रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? एक तो हेलो एल्केन और दूसरा जो अटैकिंग रिएजेंट होता है यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जो रिएक्शन की रेट वो किस पे डिपेंड करेगी? इन्हीं दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा रेट इक्वल टू क्या होता है कि RxOH, यानी कि पहला रिएक्टेंट ये है, दूसरा ये है, और दोनों का कंसंट्रेशन कितना होगा? उसका जो पार होता है उसी को हम ऐड कर देते हैं। इसके पार 1 है, इसके पार भी 1 है, तो ऐड करें कितना आ जाएगा? 2। मीन्स दैट ये कौन सी रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे देखते क्या है। SN2 रिएक्शन गेट्स completed in single step itself and that its step itself will be the rate determining step, hence it belongs to second order kinetics। यानी कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो सिर्फ सिंगल स्टेप में ही खुद से कंप्लीट हो जाती है, और यही स्टेप क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यानी कि RDS। फर्स्ट स्टेप ही क्या होती है इसकी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इसी वजह से ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन डज नॉट अकर बट इन्वॉल्व द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। इसमें जो होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, बट SN2 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता बट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये CH3, ये क्या है? एल्किल ग्रुप है, ये KOH क्या है? अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि अटैकिंग ग्रुप का मतलब हो गया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। ये इस पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? मेथेनॉल एंड KCl का फॉर्मेशन हो जाता है। द हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH इन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर। अब ये जो CH3Cl होता है, हमने इसके पहले जब CX का बॉन्ड वो पढ़ा था, बॉन्ड का नेचर पढ़ा था, तो हमने उसमें डिस्कस किया था ये जो कार्बन होता है जो X होता है, आपको पता होगा कार्बन पे क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक्स पे क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो KOH है वो किस पे ब्रेक होता है? K तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, OH माइनस चार्ज होता है। तो जो OH होता है जो कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, वो क्या करेगा? इस कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? यहाँ से इस कार्बन पे अटैक करेगा, पार्शियली इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इधर से जो है Cl और कार्बन के बीच क्या होगा? पार्शियली बॉन्ड का ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों रिएक्शन कैसे होती है? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। यानी कि जैसे ही OH इधर से अटैक करेगा वैसे ही इधर से क्या होगा? इसका ब्रेक होना। इधर इसका स्टार्ट होगा, ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है इधर से, और इधर से इनके बीच का बॉन्ड का ब्रेक होना स्टार्ट होगा। दोनों चीज़ें क्या होती हैं? एक साथ ही होती हैं, और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और ये एक साथ होने को क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, जब कोई चीज़ साथ में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियसली कहते हैं। ठीक है, तो क्या दिया? द हाइड्रोक्साइड आयन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक द पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन सेंटर फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। यानी कि लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से, फ्रंट पे जैसे ही कार्बन है इसके फ्रंट पे क्या होता है? लिविंग ग्रुप X है, इसके बैक साइड से कौन अटैक करेगा? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो उसके बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड पे क्या होता है? उसके पहले जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑलरेडी वहाँ पर रहता है। ठीक है, वो वहाँ से लिव यानी कि वहाँ से हटा नहीं है, इस वजह से जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो बैक साइड से ही अटैक करता है। फिर आगे क्या दिया? व्हेन दिस हैपेंस द कार्बन हैलाइड यानी कि जो एल्किल हैलाइड बॉन्ड है, बॉन्ड इज पार्शली ब्रोकन। ये देखिए क्या है? ये हेलो एल्केन है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये दोनों रिएक्टेंट है। अब जिसमें कहा गया मैं उसको रिएक्शन के थ्रू को समझा रही हूँ। ये क्या है? ये तो 3 हाइड्रोजन है, हमें इनकी से मतलब नहीं, इनका तो वो दिया है डायरेक्शन कहाँ पे? ये फ्रंट साइड में होता है हमारे। जैसे कि हम कार्बन को क्या 3D स्ट्रक्चर हम ध्यान दें तो कार्बन कैसे होगा? बीच में कार्बन है, आगे की तरफ ये हाइड्रोजन है, बैक की तरफ ये हाइड्रोजन है, एंड ऊपर ये हाइड्रोजन। तीनों हाइड्रोजन क्या है? तीनों अपोजिट साइड में है, और एक तरफ क्या लगा है? Cl लगा है। अब बात आती है व्हेन हैपेंस द कार्बन हैलाइड बॉन्ड्स इज पार्शियली ब्रोकन। अभी जो Cl बॉन्ड है यानी कि कार्बन एंड हैलाइड बॉन्ड है वो क्या होगा?
पार्शली ब्रोकन होगा, यानी कि आधा, यानी कि थोड़ा थोड़ा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये पार्सली इस पर अटैक कर रहा है, यहाँ पार्सली इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से पार्सली इन दोनों का बॉन्ड का टूटना स्टार्ट हो रहा है। इस पार्सली गेटिंग फॉर्म्ड बोथ दिस रिएक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। दिस स्टेट ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि क्या कह रहा है इसमें, ये जो हमारा रिएक्टेंट है एल्किल हैलाइड और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जब साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, जैसे इधर का इसका न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप है, ये क्या करेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ से इधर ये अटैक करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, क्योंकि तुरंत ही कोई बॉन्ड तुरंत फॉर्म होता नहीं है, वो क्या होता है पार्सली, यानी कि धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है। और वैसे ही कोई बॉन्ड तुरंत डायरेक्ट टूटता नहीं, पार्सली क्या धीरे धीरे टूटता है। तो जैसे इधर से इसका धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है, वैसे ही धीरे धीरे इधर से OH का इधर ऐड होना भी स्टार्ट होता है। दोनों रिएक्शन कैसे होती है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ। क्या होता है, एक साथ। ये इधर से एक साथ टूटना स्टार्ट हो रहा है, ये इधर से बॉन्ड फॉर्मेशन का स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए कुछ ऐसी कंडीशन होती है, ये इधर से क्या हो रहा है, ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है और इधर से OH अटैक कर रहा है, यानी कि इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर रहा है। इसी स्टेट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, ये स्टेप स्लो होती है। उसके बाद क्या होता है, इसके कार्बन, जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके पास क्या हो जाते हैं, 5 एटम। ये क्या लिखा है, इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन एटम बॉन्डेड टू 5 एटम्स अराउंड इट मेकिंग कार्बन हाईली अनस्टेबल। यहाँ पर 5 एटम होंगे जिसकी वजह से कार्बन क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। फिर क्या दिया, इट इज़ स्टेबलाइज्ड एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस बाय द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलाइड बॉन्ड एज इट बिकम्स वीक। ठीक है, और क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है बॉन्ड, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से Cl हट जाएगा, किसके फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में। इट बिकम्स वीक, नाउ द Cl लीव्स एज द क्लोराइड आयन मीन्स Cl माइनस आयन के फॉर्म में, दस फॉर्मिंग मोर स्टेबल CH3OH। अब क्या बन गया, CH3OH क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल बन गया। सिंस द अटैक ऑफ द OH न्यूक्लियोफाइल हैज़ टेकन प्लेस फ्रॉम द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड से, इसी वजह से क्या होता है, OH जो होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि फ्रंट साइड पे Cl ऑलरेडी रहता है, तो उसके बैक साइड से क्या करेगा, OH अटैक करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि OH जो होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो SN2 रिएक्शन में बैक साइड से ही क्यों अटैक करता है, और ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं तो क्यों करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, तो ये 3 पेज जो हैं, ये आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। और इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो कहने की बात है, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और SN2 रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे क्या दिया गया, जब उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल हैव इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर व्हेन कंपेयर्ड विद द रिएक्टेंट CH3Cl। तो जब इसके बैक साइड से रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट बैक साइड से तो कर रहा है अटैक, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा कैसा होगा, इन्वर्जन टाइप का होगा। मीन्स उसका जस्ट जहाँ पर रिएक्टेंट हमारा रिप्लेस, यानी कि जहाँ से लिविंग ग्रुप अटैक हटा है, उसके बैक साइड से पे क्या हो रहा है, हमारा अटैकिंग ग्रुप ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर H है, अगर यहाँ से H हटा और यहीं पर आकर दूसरा रिएक्टेंट ऐड हो गया, तब तो वो होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बट अगर यहाँ से क्या है, C है, H है, यहाँ से H हटा लेकिन अटैकिंग रिएजेंट इधर आके ऐड हो रहा, तो वो होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन्स इन SN2 रिएक्शन। यानी कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें हैलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है, तो मैं लाइन से इसको पढ़ती हूँ फिर इसको डिस्कस करूँगी। द रिएक्टिविटी ऑफ अ हैलो एल्केन इन SN2 डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप। ग्रेटर द साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप ऑन और नियर कार्बन एटम bearing the halogen atom, that is living group, the attack by the nucleophile is dramatically inhibited and therefore haloalkane has low reactivity. The order of reactivity of haloalkanes in SN2 is that. ठीक है,
तो इसमें ये बताया जाता है कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें हेलोएल्केन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एल्किल ग्रुप के साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर एल्किल ग्रुप का साइज, किस एल्किल ग्रुप का साइज, यानी कि जैसे कोई एल्किल ग्रुप है, ये देखिए कौन सा, ये है हमारा एक एल्किल ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या है, कहा क्या गया उसमें, जिस एल्किल ग्रुप, ऐसा एल्किल ग्रुप जिससे क्या है हमारा लिविंग ग्रुप यानी कि एक्स एल्किल ग्रुप से क्या है हेलोजन अटैच है, और उसी एल्किल ग्रुप से क्या है एक दूसरा एल्किल ग्रुप अटैच जो कि क्या है ग्रेटर साइज का। अगर ऐसे केस में क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर क्या हुई हम देखते हैं पर क्या कार्बन है, इससे एक्स अटैच है, या ये तो एल्किल ग्रुप हो गया हमारा। अब ये जो एक्स से है ये क्या हेलोजन है, अब यहाँ पर एक CH3, एक CH3, यहाँ एक CH3, ये टर्सरी हेलो एल्केन है। तो ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइयर एल्किल ग्रुप होते हैं, और ये तीनों क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पर NaOH ले लिया हमने या KOH ले लिया, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस कार्बन पर अटैक नहीं हो पाएगा बैक साइड से। ठीक है, इस वजह से ये क्या करेंगे, ये जो हायर ग्रुप ऑफ एल्किल ग्रुप के हैं ये क्या करेंगे, इसको रोकेंगे, न्यूक्लियोफाइल के बैक अटैक को क्या करेंगे, इसको रोक देंगे, यानी कि इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट मतलब होता है रोक देना, रोक देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाती है टर्सरी हेलो एल्केन में कम हो जाती है। बस सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 ही हायर ग्रुप हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर टू टर्सरी हेलो एल्केन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंड प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, जिस एल्किल हैलाइड से, मतलब जिस एल्किल ग्रुप से हमारा हेलोजन लिविंग ग्रुप अटैच है, उस एल्किल हैलाइड से क्या होता है, सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है, तो यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ईजिली अटैक कर सकता है। इस वजह से प्राइमरी हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, और टर्सरी की क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो डिपेंड क्या करता है एल्किल ग्रुप के साइज पे, जितना ज़्यादा जिस एल्किल ग्रुप पे हेलोजन अटैच है, यानी कि जो हमारा लिविंग ग्रुप अटैच है, अगर उस कार्बन से एल्किल ग्रुप ज़्यादा अटैच है तो यानी कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट अगर जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है, हेलोजन यानी कि लिविंग ग्रुप अटैच है, उस कार्बन से एल्किल ग्रुप ज़्यादा नहीं अटैच है, तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है और ईजिली ही क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर हम देखें तो क्या होगा, टर्सरी हेलो एल्केन में रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, सेकेंडरी में थोड़ी ज़्यादा होती है, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता, हमने क्या करा, SN2 रिएक्शन समझ ली, उसकी रिएक्टिविटी जो होती है उसको भी समझ लिया। अब आते हैं कुछ टॉपिक जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, जैसे आते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स आते हैं, जो टर्म आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, किरैलिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या आता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म is rotated when it is passed through the solution of certain compound. Such compound are called optically active compound. यानी कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, जब किसी निकोल प्रिज्म से, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट यानी कि जैसे टॉर्च की लाइट है, एक प्रिज्म से क्या किया जाए, पास किया जाए, तो अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, उस लाइट को, वो लाइट क्या एक सीधी रेखा में जाती है, ठीक है, एक प्लेन में जा रही है। अगर किसी सब्सटेंस में ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे, लेफ़्ट से राइट कर दे और राइट से लेफ़्ट कर दे, ठीक है, किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जिस सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी होती है उससे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड।
जैसे लाइट जा रही है उसका डायरेक्शन कैसे हो जाए, ऐसे, ऐसे है, ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इस टाइप का अगर हो रहा तो क्या है, यानी कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। एंड आगे क्या दिया है, द एंगल बाई विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंटल कॉल्ड पोलैरीमीटर। और जिस एंगल पे प्लेन पोलराइज्ड रोटेट होता है उसको मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे पोलैरीमीटर कहते हैं। इफ़ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट दैट इज क्लॉकवाइज इट इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी और डीफॉर्म, एंड इज इंडिकेट बाई प्लेसिंग अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। यानी कि डी के आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन ऐसे लग जाएगा। अगर क्या होता है, सब्सटेंस को क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो, बट अगर सब्सटेंस क्या करता है, लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो क्या होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं लीवो रोटेटरी यानी कि एल फॉर्म। और इसके आगे साइन क्या लगता है, निगेटिव का साइन लग जाता है ऐसे। Such positive and negative isomers of a compound are called optical isomers and the phenomenon is termed as isomerism। यानी कि जो सब्सटेंस ने क्या किया था, प्लेन पोलराइज लाइट को पहले क्या किया, पहले क्लॉकवाइज रोटेट किया, फिर क्या किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन है मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी स्मॉल डी प्लस पॉजिटिव का साइन, एंड जो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में रोटेशन हुआ उससे क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी। तो जो ये रोटेशन होता है अगर किसी कंपाउंड में ऐसा है तो वो होता है ऑप्टिकल आइसोमर, और इस फिनोमेनन को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। यानी कि जिन कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके, लेफ्ट है तो राइट में, राइट से लेफ्ट में, तो वो क्या होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब सेकंड टर्म क्या आता है, मॉलिक्यूलर। अब क्या पढ़ेंगे हम, मॉलिक्यूलर असिमेट्री, किरैलिटी एंड एनेंशियोमर। ये तीनों प्रॉपर्टी जो होती है वो तीनों ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में होती है, ठीक है। तो लाइन से हम पढ़ेंगे, पहले देखते हैं किरैलिटी। किरैलिटी क्या होती है, जितने भी हमने देखा आइडेंटिकल मिरर इमेज, यानी कि कुछ ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जो मिरर इमेज के क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, वो सुपर इम्पोजिबल भी होते हैं। सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है हम जिस चीज़ का मिरर इमेज देख रहे हैं अगर उसके मिरर इमेज को उसके ऊपर क्या करें, उसके ऊपर ही रख दें तो क्या होगा, वो एक दूसरे को ढक लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो वो होते हैं सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखाते हैं आपको, ये सर्कल है, अगर इसका मिरर इमेज देखो सेम ऐसे ही मिरर इमेज दिखाई देगा, और इसकी मिरर इमेज को अगर इसके ऊपर हम रख के देखें तो क्या करेगा, एक दूसरे को ढक लेगा। ऐसे ये स्क्वायर है, अगर इसका मिरर इमेज देखें तो क्या होगा, सेम ऐसे मिरर इमेज इसका बनेगा, और एक दूसरे के ऊपर अगर इसको रखें तो ये एक पार्ट्स को क्या करेंगे, एक दूसरे को ढक लेते हैं। इसी ढकने की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो सेम पार्ट होते हैं इसके वही सेम पार्ट इसके भी हैं, और उसके पार्ट ने क्या किया, इसको ढक लिया, वो पार्ट्स क्या है एकदम से इससे ढक गया है, तो यानी कि दोनों पार्ट कैसे हैं, सेम हैं। इसका भी सब कुछ सेम है, ये भी क्या साइज़ वगैरह सब कुछ सेम है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। बट ये अगर हमारा हाथ है, हम हाथ को देखें, अगर इसका मिरर इमेज देखें, सपोज ये हमारा क्या राइट हैंड है, तो जिसका मिरर इमेज बनेगा वो किसका बनेगा, लेफ्ट हैंड का बनेगा। और अगर हम उसको क्या करें, ये क्या होगा, ये हमारा ऐसे ऐसे तो फिंगर बनेगा, अगर इसको हम क्या करें, इस पर रखना चाहें तो ये सेम पार्ट क्या होगा, ये वाला फिंगर इस पर आ जाएगा और ये वाला फिंगर इस पे आएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी लास्ट उंगली होती है, जो स्मॉल फिंगर होती है, उस पर कौन सा फिंगर आएगा, हमारा अंगूठा आएगा। तो इस वजह से क्या होगा, एक दूसरे को ये पार्ट ढक नहीं रहे हैं, मीन्स ये कैसे हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं अपने मिरर इमेज के, अगर मिरर इमेज बन रहा है और वो एक दूसरे के कैसे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, जैसे हमारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, उनका सेंटर होता है किरल, तो वो किरैलिटी शो करते हैं, ठीक है। और जो किरैलिटी शो करते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दैट इज़ जो किरल कंपाउंड होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होंगे,
आसिमेट्रिक भी होंगे और एनेंशियोमर भी होंगे। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल समझ में आ गया ना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिरर इमेज है उसको एक दूसरे के ऊपर अगर हम सीधे वैसे रख के देखें तो अगर वो एक दूसरे को लेड आउट यानी कि एक दूसरे को ढक नहीं रहा अच्छे से तो वो क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड को अगर एक दूसरे के ऊपर रख के देखें तो हमारी सेम फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ती हैं। हमारी स्मॉल फिंगर क्या होती है, हमारी अंगूठे के ऊपर आती है और जो दूसरे हैंड का स्मॉल फिंगर है वो दूसरे हाथ की अंगूठे के ऊपर आता है, यानी कि सारी उंगली एक दूसरे के ऊपर क्या है, सही से नहीं आती, यानी एक दूसरे को ढक नहीं सकती हैं। यही प्रॉपर्टी होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल की, ठीक है। और जितने भी कंपाउंड अपने मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो किरैलिटी शो करते हैं और वही ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। अब तो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। और जो सुपर इम्पोजिबल होते हैं, जैसे कि हमने एक सर्कल लिया और सर्कल का क्या कर दिया, ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का मिरर इमेज कैसे बनेगा, अगर इसका मिरर इमेज बना है तो इसका मिरर इमेज ऐसे ही स्क्वायर की बनेगा। और अगर एक दूसरे के ऊपर हम इसको रख दें तो क्या होगा, एक दूसरे को ये ढक लेंगे अच्छे से। तो ये होता है सुपर इम्पोजिबल प्रॉपर्टी। और जो सुपर इम्पोजिबल होते हैं अपने मिरर इमेज के वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और आकिरल होते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म है वो क्या आता है, वो आता है आसिमेट्री का। आसिमेट्री भी नॉन सुपर इम्पोजिबल की तरह ही होते हैं। हम ध्यान से देखते हैं, अगर ये सर्कल जो है अगर इसका मिरर इमेज देखें तो क्या होगा, अगर इसको हम बीच से कट कर दें, यहाँ से अगर हम कट करें तो इसका जो दोनों पार्ट होगा क्या होगा, इक्वली साइज में डिवाइड होगा और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज भी है, यानी कि एक दूसरे क्या है, सेम साइज में डिवाइड हो रहे हैं। और ये स्क्वायर है, अगर इसको भी क्या करें, बीच से डिवाइड करें तो क्या होगा, सेम साइज में क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। बट अगर अपने हैंड की बात करें, अपने हैंड को यहाँ से कट करें तो क्या होगा, इधर क्या होगा, स्मॉल फिंगर एंड बाकी हिस्से आ जाएंगे, इधर क्या होगा, हमारा अंगूठा आ रहा। तो क्या दोनों पार्ट क्या सेम है, नहीं, दोनों पार्ट आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे के। तो ये हो जाएगी आसिमेट्री। तो यानी कि अगर किसी कंपाउंड को 20 से यानी कि हाफ में डिवाइड करें, उसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करें और वो दोनों पार्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं तो वो होती है आसिमेट्री। और जितने भी कंपाउंड आसिमेट्री प्रॉपर्टी शो करते हैं वो अपने मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, किरैलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं और वो एनेंशियोमर भी होते हैं। अब एनेंशियोमर पे ध्यान देते हैं कि एनेंशियोमर क्या होता है। एनेंशियोमर जो होता है, इट कंटेन्स chiral center are non superimposable and mirror images, दे ओनली कम इन पेयर। यानी कि जो एनेंशियोमर होते हैं उनका जो स्कायरल सेंटर होता है वो कैसा होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल सबको समझ में तो आ ही गया होगा क्या होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को एक दूसरे के ऊपर रख के देखें तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं। पेयर का फॉर्म का मतलब ये होता है, एक तो इनका जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो एनेंशियोमर्स जो होते हैं दे पजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो दोनों पेयर होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे ओनली डिफर विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन। वो दोनों एनेंशियोमर्स यानी कि जो एनेंशियोमर का पेयर होता है वो सिर्फ अपने रोटेशन के फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। एक एनेंशियोमर का यानी कि जो दो पेयर होते हैं, जैसे इसका मिरर इमेज बनेगा तो एक होगा लेफ्ट साइड में रोटेशन होगा इसका, यानी कि जो लीवो रोटेटरी होगा, और एक राइट साइड में रोटेशन करता है जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो एनेंशियोमर कैसे होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड रोटेशन करता है जिसे हम कहते हैं लीवो रोटेशन, और एक होता है जो क्लॉकवाइज करता है यानी कि राइट साइड में रोटेशन करता है जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या दिया है, ये देखिए क्या है, डी ग्लूकोज, यहाँ पर लिखा है एल ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये क्या बना है स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ। देखिए कार्बन कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 कार्बन होता है। इसका फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज। इसका रोटेशन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्ट्रक्चर है। और ये क्या इसका लीवो रोटेटरी यानी कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन में इसका रोटेशन हुआ है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हैं, ठीक है। तो यही होता है एनेंशियोमर,
ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड का जो लेफ़्ट और राइट साइड रोटेशन होता है, जो उसका मिरर इमेज होता है, वही क्या होता है, उसका एनेंशियोमर होता है। एनेंशियोमर हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज का ये पेयर यानी कि यही क्या है, ग्लूकोज का एनेंशियोमर है। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता देते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या है, ग्लूकोज का डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये इसका मिरर इमेज हो गया। अब अगर हम इस पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को उठा करके इस वाले पार्ट पे रखें तो क्या होगा, इसका OH वाला भाग इधर आएगा, इसका H वाला भाग इसके ऊपर आएगा, ये OH वाला भाग इस H पे आएगा और ये वाला OH इस H पे आएगा, और इसका H वाला पार्ट इस OH पे आएगा, ये वाला OH इस पे आएगा और इस वाला AH इस पे आ जाएगा और इसका H इस पे आएगा। यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को नहीं ढकते, बल्कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे आ रहे हैं। यही होती है प्रॉपर्टी नॉन सुपर इम्पोजिबल। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज है और उसको एक दूसरे पर रखने पर वो एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ये प्रॉपर्टी जिसमें होती है वो होते हैं किरल कंपाउंड, और वही होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और उनमें होती है एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि उनके दोनों पेयर को एनेंशियोमर कहते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला, एक होता है लीवो रोटेटरी वाला पार्ट। ठीक है, ये जो सेंटर है कार्बन का, ये क्या है हमारा किरल सेंटर, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी होती है किसके, रोटेशन की। डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी कर सकते हैं और लीवो रोटेशन भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यही ओवर करती हूँ। जितना मैंने पढ़ा एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा नोटबुक से, तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके नोट्स में अवेलेबल हैं। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, क्लियरली पढ़ोगे और 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर एक बार पढ़ने से समझ में आ जाए तो इतना भी ईजी टॉपिक नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचें कि एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया तो वो पॉसिबल नहीं, इसलिए आप लोग कम से कम 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने समझाया क्या आपको। ठीक है, बाकी कल हम रेसिपी मिक्सचर और रेसिपी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।